सड़कों पे जो मुसलमान है उससे मेरा ही एक सहकर्मी है केशव, उसने पूछा कि 72 हूरें कैसी होती है, तो 60 साल के बुढ़े के मुंह से लार टपक रहा है। इस तरह से मतलब आप सोचिए कि वो किस तरह, रेडिकल तो अलग है, जो नॉर्मल आदमी है जो सड़क पे पंचर बना रहा है, फल का ठेला लगा रहा है, उससे आप पूछ रहे हैं तो वह कह रहे गजब की चीज़ होती है। मैंने 31 काफिरों को मारा है, मुझे तो जन्नत मिलनी चाहिए। मतलब ये वो ट्रांजैक्शनल उसका थॉट प्रोसेस हो जाता है कि इतना करेंगे तो इतना जन्नत तो मेरा भाई श्योर है। साला इतना किए कूड़ेदान में छिप रहे हैं, किससे? कुत्तों से। कुत्ते इनको दौड़ा रहे हैं और ये मरने के बाद बचने के लिए भाग रहे हैं। मतलब कूड़े के पहाड़ है, उस पर बैठा हुआ है कि कहाँ तुम जन्नत खोज रहे थे और तुम्हें मिला क्या। नमस्कार दोस्तों, आज हम समीक्षा करने जा रहे हैं 72 हूरें फिल्म की, जो कि कल सिनेमा स्क्रीन पर रिलीज होने जा रही है। मेरे पास इसका प्रिंट पहले ही आ गया था और कुछ दिन पहले मैंने देखा था। उसके बाद मैंने डायरेक्टर से बात की, प्रोड्यूसर से बात की, स्पेस में चर्चा की, और जो भी इस फिल्म को लेके मेरे विचार थे या मुझे जो लग रहा था कि ये चीज़ थोड़ी गलत जा रही है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता था, वो सारी शंकाओं का समाधान जो है डायरेक्टर ने किया। और डायरेक्टर का आपने इंटरव्यू भी 2 दिन पहले देखा ही है। आज हम 72 हूरें जो है वो कितनी साहसिक फिल्म है कि इस तरह की फिल्म क्यों नहीं बनती। 2012 से इस फिल्म को बनाने के लिए लगातार निर्देशक जो है लगे रहे और 2023 में जाकर अब लगभग 10 वर्षों के बाद जो है ये रिलीज हो रही है। ब्लैक एंड वाइट में है पूरी की पूरी फिल्म, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को वो कलर की चॉइस जो है बहुत अच्छा लगे, कुछ लोगों को आर्टिस्टिक लगे और कुछ लोगों को हो सकता है कि उतना अच्छा ना लगे। हम रिव्यू में हर उन बिंदु पर चर्चा करेंगे जो नॉर्मली हम एक समीक्षा में जिसकी हम आशा करते हैं। हम डायरेक्शन के ऊपर बात करेंगे, एक्टिंग के ऊपर बात करेंगे, एडिटिंग पे, सिनेमेटोग्राफी पे, सिंबलिज्म और इमेजरी जिस तरह की यूज हुई, इसी तरह का कलर पैलेट क्यों यूज हुआ है, बैकग्राउंड म्यूजिक किस तरह का है, संवाद कैसे हैं, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन से आरंभ करते हैं। चूँकि निर्देशक जो हैं संजय पूरन सिंह चौहान, उनसे मेरी बातचीत भी हुई है, तो उनकी फिल्म मेकिंग को समझने का मुझे थोड़ा सा अवसर प्राप्त हुआ। जहाँ तक इस फिल्म के डायरेक्शन की बात है, तो इस विषय का ट्रीटमेंट जिस तरह से, पहले तो आप जान लीजिए कि ये विषय जो है एक लाइन का है कि 2 सुसाइड बॉम्बर्स रहते हैं, उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग कर दी है, मर चुके हैं और अब मृत्यु के बाद प्रतीक्षा में है कि कब उन्हें हूरें मिलेंगी। इसी पे है, वो संवाद है और पूरा एक आर्क है, पूरा एक कि कहाँ से ये लोग चलते हैं, किस तरह से रेडिकलाइज होते हैं, मरते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं कि यार हूरें क्यों नहीं मिली, उसके बाद उसको जस्टिफाई करते हैं कि क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि उनकी लाश जो है दफन नहीं हुई, ये हो गया वो हो गया, करते करते फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर रियलाइजेशन होता है, मोह भंग होता है, और फिर वो अंत में कहाँ पहुँचते हैं, इसको लेकर के ये फिल्म है। ये जो ट्रीटमेंट इन्होंने दिया है, मुझे नहीं लगता है कि इसको आप फिक्शनलाइज और किसी अन्य तरीके से कर सकते थे, क्योंकि बॉलीवुड में खास करके इस तरह के विषय पे फिल्में बनी हैं और उन फिल्मों में मोस्टली जो है, अब कश्मीर के हिंदुओं के नरसंहार पे फिल्म बनी तो उसमें लव स्टोरी बना के शिकारा बना दिया, कोई मिशन कश्मीर बना देगा, कोई बना देगा मैं हूं ना जिसमें एक हिंदू टेररिस्ट है। इस तरह की मतलब विचित्र और काल्पनिक पोर्ट्रेल जो है इस्लामिक टेररिज्म को लेकर के रही है। जो अच्छी फिल्में बनी हैं उसको लेकर के उसको बैन कर दिया गया। दुर्भाग्य से अनुराग कश्यप ने जो फिल्म बनाई थी ब्लैक फ्राइडे, वो अच्छी फिल्म है लेकिन उसको बैन कर दिया, उसका थिएट्रिकल रिलीज जो है होने नहीं दिया गया था। तो ये फिल्म जो है अगर आज थिएटर में रिलीज हो रही है तो इस हिसाब से देखिए कि इस्लामिक टेररिज्म को एकदम रॉ फॉर्म में, बिल्कुल बहुत कुछ छुपाने की चेष्टा भी नहीं की गई है, दिखा दिया गया। इसके लिए निर्देशक जो हैं और पहली बार प्रोड्यूसर जो बने हैं, उन दोनों को मैं साधुवाद देना चाहूँगा। और भी स्ट्रगल्स ढेर सारे रहे जो आपने, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो मैं यहाँ पे लगा दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो वो भी आप जा कर के देखिए।
फिल्म में जो सबसे अधिक आपको स्ट्राइक करेगा कि वो ब्लैक एंड वाइट में है। आपको आरंभ में जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये वाला हिस्सा ब्लैक एंड वाइट में है, लेकिन नहीं, पूरी फिल्म जो है इसी शेड में है। उसका जो मुझे समझ में आया और जो डायरेक्टर ने बताया वो ये है कि डायरेक्टर की सोच जो इस पोर्ट्रेल को लेके है कि ये जो रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जीवन से रंग जैसी चीज़ जो बहुत रसमय होती है, बहुत तरह के भावों को प्रदर्शित करती है, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। तो उसी नीरस जीवन को कि नहीं, मुल्ला ने कह दिया है हमें फॉलो करना है और टक 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 ऐसे 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 करेंगे तो हम कहीं पे पहुंच जाएंगे, हमें जन्नत मिल जाएगी। तो उस नीरसता को कि तुम्हारे जीवन में न प्रेम है, न परिवार का स्नेह है, तुम समाज से कटे हुए लोग हो, तुम केवल एक व्यक्ति के उकसाए जाने के बाद देह में बम बांधकर फट जाते हो। तो उस नीरसता को जो है वो प्रदर्शित करने के लिए। और दूसरा जो मैं देखता हूँ ब्लैक एंड वाइट ट्रीटमेंट जब इस फिल्म को मिला है तो वो यह भी है कि कहीं ना कहीं जो आपको रेडिकलाइज कर रहा है और जो रेडिकलाइज होते हैं, जो कट्टरपंथी बनते हैं, इस तरह के आतंकी बनते हैं, वो कहीं ना कहीं दुनिया को ब्लैक एंड वाइट में ही, बाइनरी में ही देखते हैं। मुल्ला ने जो कह दिया सही है वही सही है, जो गलत है गलत है, बीच में कुछ नहीं है कि बीच के ग्रे एरिया जहाँ पे हम अपनी मति का प्रयोग कर सके, इसका लोप हो जाता है। तो उस हिसाब से भी कि हमारे मजहब में तर्क का कोई स्थान नहीं है, बोल दिया गया है उसको फॉलो करना है। तो ये भी बाइनरी 0 और 1, ब्लैक और वाइट, उसी के शेड्स जो है उसी को प्रदर्शित करते हैं। तो एक सिंबॉलिज्म जो है आपको ट्रीटमेंट में भी मिलेगा। स्टोरी टेलिंग जिस तरह से किया गया है, स्टोरी पे तो मैं आगे चर्चा करूंगा ही। आरंभ जैसे होता है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, रेडिकल्स है, आतंकी है, उसको तैयार किया जा रहा है और मौलवी जो है वो उसको बता रहा है कि जन्नत में कितने फीट की हूरें होती हैं और तुम में कितने मर्दों की ताकत आ जाएगी अगर तुम इस्लाम के राह पे चलते चलते कुर्बान कर दोगे खुद को। तो वहाँ पे क्या नदी बहती है, कैसे तुम्हें आके सहलाएंगी और क्या होगा, मतलब ऐसी चीज़। और दुर्भाग्य यह देखे कि वो मुल्ला कभी खुद पे बम बांध के हूर का मजा लेने नहीं जाता है। ये भी इसमें दिखाया गया है कि ये स्टोरी टेलिंग की एक और अच्छी स्टोरी, उसे जब साहित्य हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है एक अच्छी कहानी की, एक अच्छे कथा की जो विशेषता होती है कि अंत में जब आप पहुंचते हैं तो आपको आरंभ से थोड़ा सा जुड़ाव मिले, कनेक्शन मिले, या उसको आप याद करें। तो इस फिल्म में भी दिखाया है कि जब सब कुछ हो जाता है, दोनों पात्र जो है वहापोह में अंतर्द्वंद जो उसके भीतर का चलता है, एक दूसरे से संवाद करते हैं और फ्रस्ट्रेशन, मोहभंग जो भी होता है सब हो जाता है। उधर उनकी दुर्गति हो जाती है और इधर इतने समय के बाद वही मौलवी जिसने इन लोगों को भड़काया था वो एक नए बैच ऑफ जिहादीज उसके सामने बैठ करके वही चीज़ें बता रहा है और एग्जाम्पल बना रहा है कि तुम देखो हाकिम और वो जो था, दोनों ने अपने आप को अल्लाह के राह पे कुर्बान कर दिया। तो वो सिक्लिकल नेचर जो है इस पूरे रेडिकलाइजेशन का कि अनवरत प्रक्रिया है। मरा कौन, उसको हूर मिली कि नहीं, कोई जस्टिफाई मतलब वेरीफाई नहीं कर सकता है, लेकिन तुम ये सोच रहे हो कि हमने उसको सब्ज बाग दिखाया, उसको मिल गया होगा और तुम ही कंफर्म कर रहे हो कि उसको तो मिल गया होगा तो बड़े मज़े में होगा, ये कह के और फिर एक नया बैच, फिर एक नया बैच। तो ये भी दिखाता है सिंबॉलिकली कि ये टेररिज्म का और रेडिकलाइजेशन का, जब तक इन लोगों को तुम नहीं काटोगे, इनको मतलब काटने से मतलब है कि इनका एक्सेस जो है इन लोगों तक उसको नहीं काटोगे, तब तक ये लगातार होता रहेगा। आपको जो जड़ है उस पर कुठाराघात करना चाहिए। ये जिहादियों को आपने पकड़ लिया, उसको जेल में डाल दिया, उससे कुछ नहीं होता। वो तो मरने के लिए जो तैयार है उसको जेल में जाके कौन सी समस्या हो जाएगी। तो इसको उस तरह से दिखाया गया जो कि बहुत ही मुझे लगता है कि इसके पोर्ट्रेल का एक अच्छा तरीका है। फिल्म ने अपने एस्थेटिक्स से और आर्टिस्टिक तरीके से, जब ब्लैक एंड वाइट होता है तो नॉर्मली लोग मान लेते हैं कि ये आर्टिस्टिक होगी, लेकिन हर व्यक्ति जो ब्लैक एंड वाइट कलर पैलेट को टच करता है वो उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाता है। उसके पास उसको वैसा दिखाने के पीछे कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं होता कि हम इस कारण से ऐसा दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की सिंबलिज्म और इमेजरी का प्रयोग हुआ है
वो मुझे लगता है कि वो इन लाइन विद द थॉट प्रोसेस है, विजन जो है डायरेक्टर का उसके साथ है। सिंबॉलिज्म तो भर भर के है। कई जगह पे आप देखेंगे कि वो क्लॉक टावर पे कभी बैठा हुआ है, कभी जो लैंडस्केप पीछे का है वो पूरा ब्लैक एंड वाइट में, मतलब जो कलर में अगर रात में भी दिखता है तो स्वर्ग जैसा दिखता है, और जब ब्लैक एंड वाइट में वही चीज़ें, जब इसके नज़रिए तो नारकीय एक लुक है। कूड़े के ढेर पे बिठाते हैं कई बार उसको, किस तरह से मारा जाता है, दफन किया जाता है, निकाला जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार बार एक अलग, मतलब वो 2 लेयर पे आपको काम करती, जो सतही एक मैसेज अलग जाता है और आप सोचेंगे तो उसका डायरेक्टर का जो अंडरलाइंग जो थॉट प्रोसेस है वो भी आपको दिखता है। एक्टिंग पे बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि मोर और लेस जो है एक्टिंग अच्छी है। 2 ही पात्र हैं और दोनों ही मंजे हुए कलाकार हैं, थिएटर से भी जुड़े रहे हैं। एक्सेंट उन्होंने जो पाकिस्तानी पंजाबी होती है वो बहुत अच्छे से पकड़ा है। 1 महीने तक ऐसे भी जो बढ़िया कलाकार हैं उन्होंने ट्रेनिंग ली इसके लिए, एक्सेंट पकड़ने के लिए, चलना कैसे है, किस तरह से बोलना है सबके लिए। तो वो पार्ट जो है वो फिगर्ड आउट है। जिस तरह के इमोशंस आते हैं, जो फ्रस्ट्रेशंस आती हैं इनको जब उस पूरे अपने अंतर्द्वंद से, और जो संवाद होते हैं आपस में उसको लेकर के, कि एक आदमी जस्टिफाई कर रहा है अपने रेडिकल होने को और दूसरे को जो रियलाइजेशन उससे पहले होता है, उन दोनों के बीच की जो तकरार है उसको बहुत अच्छे से उन्होंने जिया है, निभाया है। अब बात करेंगे कहानी की। प्लॉट मैंने आपको बता दिया कि क्या है। 2 आतंकी हैं, सुसाइड वेस्ट पहन के गेटवे ऑफ इंडिया पे ब्लास्ट करते हैं, उसके बाद मरते हैं, और इस प्रतीक्षा में कि हूरें कब मिलेंगी। वो जो शराब की नदियाँ जहाँ पे बह रही हैं, दूध की, शहद की जो भी नदियाँ बहती हैं इनके जन्नतों में, वो कहाँ है? वो हूर जो है गोद में सर लेके क्यों नहीं सहला रही हैं? मैं जो है नंग धड़ंग होके क्यों नहीं दौड़ रहा हूँ? मैं 40 मर्दों की शक्ति लिए हुए मैं सेक्स क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि सारा गोल क्या है, हूर क्या है? वो सेक्सुअल सिंबलिज्म है और कुछ नहीं है। अल्टीमेट तुम जो ये बम फोड़ के मर रहे हो, तुम्हें सेक्स मिलेगा बहुत गजब का, यही है ना। और सेक्स भी कैसा? जहां मेल ईगो सेटिस्फाई हो रहा है। भले मतलब साइंटिफिकली ये प्रूवन बात है कि मेल का ऑर्गेज़म और फीमेल का ऑर्गेज़म में कितना डिफरेंस होता है, हालांकि मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा, लेकिन चूंकि ये हूरों को सेटिस्फाई करने की बात हो रही है, तो एक हूर को जो है 40 मर्द की शक्ति आपको मिल गई, आप क्या करोगे? उसका सेक्स ही करोगे ना। सारा कुछ एक फिक्शनल कैरेक्टर से सेक्स के लिए हो रहा है कि आदमी मर जा रहा है उस चक्कर में, और उसको वो वहाँ पे मिलता नहीं है। इस पे भी कहानी है कि जिस आस में मर गए कि अब मेरे बालों में उंगलियां करेगी, और वो मिलता नहीं, तो मैं तो जब देख रहा था मुझे भीतर से बहुत बुरा लग रहा था ऐसे लोगों के लिए कि बताओ यार, अगर ये सही पोर्ट्रेल है, इस तरह से होता है, तो बड़े ही दुख की बात है कि इतने लोग वहाँ जा रहे हैं। और जिस हिसाब से मतलब सप्लाई हो रही है हूरों की, आप सोचिए कि एक मर्द को 40 मर्द की ताकत दी, और हूरों के बारे में कहते हैं कि एक बार पलट के देखोगे कुछ 700 गुना और सुंदर हो जाती है। अब इस सुंदरता को क्वांटिफाई कौन करता है, कैसे करता है? मौलवी जी कोई कैलिपर लेके या उस तरह का कोई यंत्र लेके नापने जाते हों, गए होंगे, उनका तो कोई रिकॉर्डिंग हम लोगों को भी दिखाए। मतलब लोग सड़कों पे जो मुसलमान है, उससे मेरा ही एक सहकर्मी है केशव, उसने पूछा कि 72 हूरें कैसी होती है, तो 60 साल के बुढ़े के मुंह से लार टपक रहा है इस तरह से। मतलब आप सोचिए कि वो किस तरह, रेडिकल तो अलग है, जो नॉर्मल आदमी है जो सड़क पे पंचर बना रहा है, फल का ठेला लगा रहा है, उससे आप पूछ रहे हैं तो वह कह रहे गजब की चीज़ होती है। मतलब उसको भी ये आशा है कि वो कुछ ऐसा करेगा तो उसको मिलेगा। खैर, थोड़ा सा विषयांतर हो गया। कहानी के जो प्रोग्रेस का एक कर्व है कि लॉन्गिंग मतलब हमें कब वो हूरें मिलेंगी, उसके बाद कन्विक्शन है कि मिल ही जाएंगी। क्यों मिल जाएंगी? अरे मौलवी जी ने कहा है, मौलवी जी के बातों पे तुम्हें जो है विश्वास नहीं है। फिर स्वयं को समझाने की बात, अच्छा हमें इसलिए नहीं मिली है क्योंकि हमें जो है
वो जो भी इस्लामिक उनके चैंट्स होते हैं वो पढ़ के दफनाया नहीं गया, ऐसे ही दफना दिया गया। तो जब तक कोई पढ़ेगा नहीं नमाज जनाजा तब तक हमें मुक्ति मिलेगी कैसे, हम ऊपर आएंगे कैसे, हम तो बीच में कहीं लटके हुए हैं। फिर फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार अब तो ये भी हो गया, पढ़वा भी दिया गया, दफन भी हो गए हम, उसके बाद भी कुछ क्यों नहीं मिल रहा है। फ्रस्ट्रेशन है, फिर रियलाइजेशन है कि ये जो हमने किया वो सही था कि गलत था। ये मैं नहीं बताऊंगा, वो एंडिंग जो है थोड़ा वो मतलब एक तरह से स्पॉइलर हो जाएगा, तो वो नहीं बताऊंगा। रियलाइजेशन इनको होता है, फिर मोह भंग होता है। ये पूरा बहुत ही अच्छे से और अच्छी एडिटिंग के साथ बैक एंड फोर्थ जाके ये समझाने की चेष्टा हुई है। और जब मोह भंग होता है तो उसको भी सिंबॉलिकली डायरेक्टर ने दिखाया कि कूड़े पे, मतलब कूड़े के पहाड़ है उस पे बैठा हुआ है कि कहाँ तुम जन्नत खोज रहे थे और तुम्हें मिला क्या। फिर एक जगह टनल है, उसको लगता है कि लाइट है आगे में खूब ज़्यादा, यही जन्नत है, पूरा डिस्को डांसिंग करते हुए जा रहे हैं। और वो जब खोलते हैं तो वही जो एक मरुभूमि टाइप का और नारकीय आप कह सकते हैं एक दृश्य दिखता है। उसको लगता है ये तो यार ये तो ठग लिए गए हम, ये तो साला जन्नत किसी भी दृष्टिकोण से लगता नहीं। कूड़ेदान में छुपते हैं ये बैठ करके, वहाँ पे इनकी फीलिंग्स जो है आती है, अरे यार साला इतना किए कूड़ेदान में छिप रहे हैं, किससे, कुत्तों से। मरने के बाद चूँकि कुत्तों के बारे में, कौवों के बारे में बोलते हैं कि उनको जो अगर सुपर नेचुरल कुछ होता है तो उनकी फीलिंग आ जाती है, तो वो दौड़ा लेते हैं, कुत्ते इनको दौड़ा रहे हैं और ये मरने के बाद बचने के लिए भाग रहे हैं। तो इस तरह के सिंबोलिज्म का, और ये बहुत ही हार्ड हिटिंग पॉइंट्स हैं। जो इस लाइन पे जाना चाहता है उसको ये सब देखना चाहिए फिल्म, तब उसको संभवतः रियलाइजेशन होगा कि आगे हो क्या रहा है और हम क्या सोच कर के इसमें घुसने की बातें करते हैं। और एक चीज़ जो कहानी में दिखाई गई है कि रेडिकल थॉट्स जो है मरने के बाद भी छूटता नहीं। हकीम का जो पात्र है वो मर जाता है और लंबे समय तक वो उसी थॉट प्रोसेस में उलझा हुआ रहता है कि हमने कोई महान, मैंने 31 काफिरों को मारा है, मुझे तो जन्नत मिलनी चाहिए। मतलब ये वो ट्रांजैक्शनल उसका थॉट प्रोसेस हो जाता है कि इतना करेंगे तो इतना जन्नत तो मेरा भाई श्योर है कि मैंने इतने लोगों को मार दिया है। ये सारी चीज़ें कहानी के माध्यम से अच्छे से दिखाई गई हैं। अब हम बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी पे कि कैमरे का काम इस पे कैसा है। हालांकि बहुत अधिक फिल्म जो है ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ है, क्योंकि सिंबॉलिज्म का जब आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको उस तरह के रियल सेट्स जो है वो आप क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा वो लग जाता है, तो आप जो है ग्रीन स्क्रीन पे शूट करते हैं। अलग अलग तरह के आकार आयाम आपको बनाने होते हैं, तो उस कारण से वाइड शॉट्स जो लिए गए हैं बहुत ही अच्छे दिखते हैं। बैकग्राउंड में जो जो चीज़ें दिखाई गई हैं कहीं कहीं पे, चाहे वो मैंने बोला कि नाइट सिटीस्केप है उसका हो गया, आदमी का छोटापन दिखाने के लिए, कूड़े के पहाड़ पे भी तुम कितने छोटे हो, या स्वर्ग जिसको कह रहे हैं उसको दिखाना, रेलवे ट्रैक जो अंतहीन है उस पे चले जा रहे हैं, कब्रों की, अनंत कब्रों की एक जगह है जो उसको लग रहा था जन्नत है, उसमें इसकी अपनी कब्र है। तो ये सारे शॉट्स जो हैं वो अच्छे से फिल्माए गए हैं। टनल के थ्रू जाना, और जो मैंने आपको पहले भी बोला कि अब स्वर्ग मिलेगा और वो मिलता नहीं है, उस तरह की चीज़। कहीं कहीं पे एक दो स्ट्राइकिंग फुटेज जो है वो है, जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि एक कटा हुआ पैर है। हालांकि वो इस पर्सपेक्टिव से फिल्माया गया है कि वो दिखता नहीं है कि वो कटा हुआ है, बट वो ब्लास्ट के बाद एक विक्षत पैर है और वो कलर्ड है, पिंक है एकदम, और वो धीरे 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 अपना रंग छोड़ता है, वो ब्लैक एंड वाइट में मर्ज हो जाता है। ये सारी चीज़ें, या जो ग्रूसम और गोर काइंड ऑफ इंसिडेंट्स हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, फटा, और फटा तो कलर में आ गया, ये सारी चीज़ें। प्रेम के कुछ दृश्य हैं जो नॉर्मल जो लाइफ है उसमें कलर्स आपको दिखेंगे, छाता है उस पर लाल रंग के पोल्का डॉट्स हैं, बच्ची बलून लेके जा रही है, इन सब को कलर में रखा गया। और जब ट्रिगर वो दबाता है तो वो फटता है, जो ट्रेलर में भी आपने देखा होगा, तो उसकी रक्त मज्जा जब डिसइंटीग्रेट होती है
तो वो आपको कलर में दिखेगा। ये एक और चीज़ दिखाती है। मैं नहीं जानता कि डायरेक्टर ने क्या सोच के ऐसा किया होगा, बट मेरी जो मतलब इसको लेकर के सोच है वो ये है कि तुमने जो वाह्यावरण ब्लैक एंड वाइट का और नीरसता का और रखा था, अंततः तुम्हारे भीतर भी वही है, वही रक्त है, मज्जा है, वही ब्लड है, वही हार्ट है जो बाकी लोगों में है। और तुम जिस दृष्टि से दुनिया को देखते थे वो गलत थी। तुम जब फटते हो तो तुम्हारा अंतर्मन जो है, भीतरी चीज़ें जो तुम्हारी निकल के आती हैं वो वैसी ही हैं जिसको तुम मारने के लिए गए थे। बिल्कुल तुम्हारे जैसे लोग हैं, ये जो काफिर का और तमाम लोगों का तुमने जो ये मतलब एक आप कह सकते हैं कि अलगाव तुमने अपने आप में और उनमें बना के रखा है, वो कितना अनुचित है, त्रुटिपूर्ण है। उसको भी सिनेमेटोग्राफी के माध्यम से एम्फेसाइज करने की चेष्टा की गई है। बाकी मैंने आपको मतलब नॉर्मली जो सिंबलिज़म की बात है उसमें कूड़े का ढेर है, कूड़ेदान है, दौड़ाना हो गया, वो सारे शॉट्स जो हैं वो मतलब अच्छे बन के आए हैं। कुत्ते दौड़ा रहे हैं, ये सारी, और स्वर्ग जिस तरह से ये देखना चाहते थे, स्वर्ग जो इनके लिए एक्चुअल में जो वो लैंडस्केप्स इनको मिले स्वर्ग के नाम पे, वो भी देखने योग्य है। एडिटिंग जो है नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर मतलब एक लाइन में नहीं चलती है कि कहानी शुरू हुई अंत हो गई। इसमें बैक एंड फोर्थ जो है जाते रहते हैं, दिखाता रहता है कि कहाँ से ये रेडिकलाइज होते हैं, कहाँ जा रहे थे, कब बम फटता है, ये सारी चीज़। एक जो एडिटिंग में बहुत अच्छी बात मुझे मतलब स्टैंड आउट करता है वो लास्ट में है, जब इनको जिस जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जहाँ लोग मरे थे, उस जगह को ये मरने के बाद जाके घूम के देख रहे हैं। उसको बड़े अच्छे से एडिटर ने जक्सटपोज किया है कि जब ये ब्लास्ट करने आए थे तब की लाइफ कैसी थी। जगह वही है, कैरेक्टर्स उसी तरह से उन्हीं जगहों से आ जा रहे हैं और उनको याद आ रहा है कि हमने इसको क्या बना दिया, जब हम थे तो यहाँ पे कौन था, और जब हम वापस में इनको मारने के बाद आए हैं तब कौन है। उसमें मुस्लिम भी हैं, जिसका कोई प्रेमी था वो मर जाता है। इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे दिखाने की चेष्टा की गई। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो हाउंटिंग साउंड्स, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है इसमें अच्छे से प्रयोग में लाया गया। स्लो डाउन होता है संवादों के साथ या इमोशन के साथ जो दिखाना चाहते हैं, उसका एक के बाद एक बीट आने लगती है, वो धीरे धीरे बलवती होती चली जाती है। तो बैकग्राउंड स्कोर जो है वो बड़ा अच्छा है। म्यूजिक का बहुत ज़्यादा ऐसी फिल्मों में स्कोप नहीं होता, गीत का, संगीत का, ये सब का तो वो उतना हिस्सा है नहीं। डायलॉग्स जो है अधिकतर मतलब ठीक ही हैं, कहीं कहीं ह्यूमर डालने की चेष्टा की गई है, थोड़ा सा एब्रप्ट टाइप का लगता है। एक बिहारी कैरेक्टर है, वो लाश खोद करके फेंक देता है कहीं पे, ये सब करना चाहता है, तो उसमें थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करने की चेष्टा की गई है। लेकिन चूँकि फिल्म 10 वर्षों में बनी है तो वो ह्यूमर जो उस समय हो सकता है कि चल जाता, अब वही तरह का ह्यूमर इतना स्टीरियोटाइप हो गया कि वो ह्यूमर जो है आपको उस तरह से हंसाता नहीं है। तो ये है। एंडिंग जो है उसमें थोड़ा सा मुझे मतलब मैंने पहली बार जब देखा तो मुझे समस्या लगी कि ये कहीं वो जो अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम ये कह के कहीं बैलेंस करने की तो चेष्टा नहीं हो रही है कि इन्होंने जो किया ये तो रेडिकलाइज थे, इस तरह का है नहीं, सारे लोग ऐसे नहीं हैं। क्योंकि लास्ट में जो है कुरान की वो आयत डाल दी गई कि एक मानव की हत्या जो है पूरे मानवता की हत्या है। ये सब जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कहीं ये तो वही चूरन है जो हमें चटाया जाता है कि नहीं वो सही मुसलमान नहीं था, वो अच्छा मुसलमान नहीं था। जबकि टेक्निकली देखा जाए तो एग्जैक्टली सही मुसलमान तो वही है जो बुक को एकदम टू द टी फॉलो कर रहा है। गलत मुसलमान तो वो है जो मतलब इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं। मतलब मौलवी तो नहीं मानेगा, वो तो वही बताता है। आप चाहे फिल्म में जो मौलवी आए हैं वो भी फैक्चुअली सही बात बोल रहे हैं, जाकिर नायक को सुन लीजिए, वो भी उसी तरह की बात बोलता है काफिरों के संदर्भ में। तो फिर तुम जो ये एक लाइन लेके डिफेंस ला रहे हो, तो मुझे लगा कि ये डिफेंस जो है ये डायरेक्टर का डिफेंस है। लेकिन जब मैंने निर्देशक से बात की, संजय जी से, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये उसी समाज के ऊपर एक
सरकास्टिक टेक है कि भाई ये सब कह के चूरन आपको चटाया जाता है, ये लेकिन ये एक्चुअल में फॉलो हो रहा है क्या? तब मुझे उनका भी दृष्टिकोण जो है समझ में आया कि नहीं, ये बैलेंस करने की चेष्टा नहीं है। और मतलब आज के समय में अगर बैलेंस करना होता तो ये फिल्म बनती नहीं, ये भी देखा जाए। जब कोई बना रहा है और 90% ऑफ द टाइम उसने ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, जो कोई भी मुस्लिम तो अभी से ही विरोध में जो है वो लगातार लिख रहा है कि इस तरह की फिल्में नहीं आनी चाहिए हमारे रिलीजन के विरोध में, जबकि वो आतंकवादियों के बारे में। आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता, फिर तुम्हारे रिलीजन के विरोध में ऐसे कैसे आ जाता है कि 2 आतंकी मरे हैं, उनका वार्तालाप है, और जो मौलवी ऐसे रेडिकल कैंप्स जो चलाते हैं कट्टरपंथी बनाने के, वो तो एक्चुअल फुटेज भी आपको उपलब्ध मिल जाएंगे कि इसी तरह से बोला जाता है। तो उसमें तुम्हें कैसे समस्या हो रही है? लेकिन हो रही है कुछ लोगों को समस्या। तो इन सब चीज़ों को जब आप देखेंगे तो उसी चीज़ को, ये जो गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम कह के बताया जाता है, उसी को मॉक करने के लिए लास्ट का 10 मिनट जो है आपको दिखाया गया। वो लगेगा कि डायरेक्टर डिफेंड कर रहा है, लेकिन डायरेक्टर उन लोगों पर हंस रहा है जो इस तरह का डिफेंस पुट करते हैं। और भी एक और दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये भारत की जो सेंसर बोर्ड है ना, जो अभी भी, जिसने मतलब इस फिल्म को पहले तो बोला ढेर सारा काट के हटा दिया गया, उसके बाद उसी कटे हुए और अप्रूव्ड पार्ट से एक ट्रेलर बनता है 2 मिनट का। अब ट्रेलर में बोलता है कि ये 4 चीज़ें हटा दो। फिल्म अप्रूव कर दी, ट्रेलर अप्रूव नहीं किया, तो उसको डिजिटली जो 28 तारीख को रिलीज किया, तो ये उसको भी मॉक करता है कि तुम किस तरह के लोग हो कि तुम्हें जो है इतना पूरा कन्विंसिंग लगा। अब लास्ट में जो है बोल रहे हो कि नहीं, आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि आप सेकुलर बनिए, आप ये एकदम रॉ फॉर्म में नहीं कर सकते। तो वो भी एक तरह से सेंसर बोर्ड के ऊपर भी एक करारा, मुझे लगता है कि थप्पड़ है। कुल मिलाकर मैं मतलब रेटिंग और ये सब तो नहीं देना चाहूँगा। ऐसी फिल्मों को आप रेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी का, एक तो ये कमर्शियल उस तरह से है नहीं कि हम आदि पुरुष को नेगेटिव में पॉइंट दे दें, ये सब दे दें। फिल्म है, अगर आपके आसपास लगी है तो देखने जाइए, एक बार देखिए। आपको इससे बहुत सारे वैसे पॉइंट्स मिलेंगे जो ऐसे रेडिकल्स को काउंटर करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इससे वो लोग भी, मुझे लगता है कि मुसलमानों को तो ये फिल्म मतलब अधिक बार देखनी चाहिए, एक मुस्लिम को 2-3 बार ये देखनी चाहिए, ताकि वो अगर इस उहापोह की स्थिति में हो कि ऐसा करने के बाद उसे कुछ मिल जाना है, तो उसको ये रियलाइजेशन हो, वो लोग थोड़ा सा सीखें कि ये राह जो है ये उचित राह नहीं है। तो यही है मेरी समीक्षा। अगर आपके आसपास लगी है तो जाकर के देखिए, नहीं लगी है तो बोलिए अपने डिस्ट्रिक्ट के, ज़िला के सिनेमा हॉल ओनर्स को कि इस फिल्म को ला करके वो लगाएं, ताकि ये फिल्म जो है अधिकाधिक लोगों तक पहुँचे। डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को और बाकी लोग जो भी इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, उनको मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इस तरह की फिल्में उन्होंने बनाई और प्रदर्शित की। और आज के समय में जब ये, आप एक ये भी बात देखिए कि 2012 से 2023 तक ये फिल्म कितनी रेलेवेंट है। तब भी जब मुंबई के हमले हुए थे, मैड्रिड में बॉम्बिंग हुई थी, मैनचेस्टर में हुई थी, इटली के नीस में, पेरिस में, फ्रांस के और भी जगहों, मर्सई में, ये सब पे इतनी बॉम्बिंग्स, और ब्रुसेल्स के एयरपोर्ट पे, बर्मिंघम में, इन सब पे इतने तब भी हुए थे। और आज भी जब फ्रांस जल रहा है, बेल्जियम जल रहा है, स्विट्ज़रलैंड में आग पहुंच चुकी है, जर्मनी जो है उसी राह पर चल रहा है, यूके में ये सब आज भी हो रहा है। तो ये फिल्म इतने लंबे समय के बाद आने के बाद भी उतनी ही रेलेवेंट लगती है। इस कारण भी इसे देखा जाना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको यह फिल्म कैसा लगा, फिल्म देखकर आइए और तब इस समीक्षा के नीचे जो है आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। मेरे ट्विटर हैंडल्स या अन्य जगहों पे भी आप अपने कमेंट जो है वो लिख सकते हैं। मैं उसका, अगर उसमें प्रश्न होंगे या आपके कोई विचार होंगे तो उत्तर देने की चेष्टा करूँगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।